जय हिंद। नमस्कार सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। नमस्कार। तो मेरे भाई, हम जो है वो पढ़ रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था रीट के लिए। और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक रहने वाला क्या, दो क्लासें हो चुकी हैं भारत में निर्धनता। निर्धनता को, गरीबी को जो है वो पढ़ रहे थे और उसको आज अपने कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो भारत में आप जो गरीबी देखोगे वो मैंने आपको लास्ट एमपीआई के जो संकेतक है वो बताए थे। लास्ट जो है मैंने आपको क्या बताए थे मेरे भाई, एमपीआई के संकेतक। एमपीआई, एमपीआई के क्या बताए थे, संकेतक। इसके संकेतक कितने, यानी इस आधार पर जो है वो हम अ, गरीबी आकलन कर रहे हैं वर्तमान में एमपीआई के आधार पे। इसने 10 संकेत बताए हैं। अब वो 10 संकेत कौन कौन से हैं वो आपको मैं बताता हूं कि 10 संकेत जो है वो कौन कौन से हैं। आजा भाई, कहाँ गए 10 संकेत। ये रहे एमपीआई। यहां पर एमपीआई की फुल फॉर्म देख सकते हो, मैंने लिखा भी दी थी आपको। गरीबी के कितने संकेत बताए, 10। 10 संकेत। 10 संकेत में यदि हम बात करें मेरे भाई तो याद रखना, एमपीआई में गरीबी के जिन 10 संकेतक को इस्तेमाल किया जाता है उनमें सबसे पहले आपको नजर आएगी बाल मृत्यु दर, यानी बच्चे जो है वो कितने मरते हैं उनकी संख्या देखी जाएगी। उनका पोषण देखा जाएगा कि उनको किस प्रकार से पोषण तत्व मिले हैं उनके। और फिर शिक्षा की में बात करें तो उनके स्कूली शिक्षा के वर्ष देखे जाएंगे, कितने वर्ष जो है उन्होंने पढ़ाई की है और एक वर्ष में कितने दिन वो स्कूल में उपस्थित हुए हैं, उपस्थिति देखी जाएगी उनकी। फिर खाना पकाने के ईंधन देखेंगे उनके पास किस प्रकार से हैं। स्वच्छता देखेंगे कितनी अच्छी है। पेयजल, बिजली, आवास और संपत्ति शामिल है। टोटल ये 10 संकेतक हो जाएंगे। तो इसके आधार पर जो है एमपीआई आंकड़े निकालती है। ठीक है। ये इंडेक्स जो निकाली जाती है, नीति आयोग कर रहा है ये काम, वो आपको मैंने बताई थी बात। अच्छा सर, एमपीआई वाली तो बात आपने बताई। निर्धनता की अगर बात करें तो सर्वप्रथम जो जानकारी दी थी वो किसने दी थी। गरीबी की जो सबसे पहले जो जानकारी है वो मैंने आपको बता भी दी पहले भी। निर्धनता की सर्वप्रथम 1867 में जानकारी दी दादा भाई नौरोजी ने। मैंने आपको कहा था कि दादा भाई जो नौरोजी है उन्होंने आंकड़ा लिखाया, उन्होंने अनुमान लगाया कि भारत में इस समय 1967 में जो प्रति व्यक्ति आय है, जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है, वो है 20 रुपए मात्र। यानी पर वर्ष की बात कर रहा हूं मैं, यानी एक वर्ष में एक इंसान कितने रुपए कमा रहा है, 20। आज 100 रुपए आप खा जाते हो, खा जाते हैं ना। और उस समय प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितनी आंकी गई है, 20 रुपए प्रतिदिन। कितनी मेरे भाई, 20 रुपए प्रतिदिन, 20 रुपए प्रतिदिन। 1945 में प्रति व्यक्ति आय 204 रुपए हो गई थी। कितनी हो गई थी, 204 रुपए। मिनहास ने अनुमान लगाया, मिनहास की रिपोर्ट जो है वो कहती है कि 1956 से 58 के बीच में भारत में 58% जनसंख्या जो थी वो क्या थी, गरीब थी। 58% जनसंख्या जो है वो क्या थी, गरीब। जबकि 1973 से 74 के बीच में यदि मैं आपको बात बताऊं तो 33% जनसंख्या क्या थी, गरीब। सिंपल है, याद रखना। देखो 1945 में 204 रुपए प्रति व्यक्ति आई। अब मिनहास के अनुमान 1956 से 58, 58 में 58%, 73 74 में 3 आ रहा है ना, तो 3 से याद रखना, 3 3 दो बार। 33% जो जनसंख्या गरीब, यानी कमी हुई है। पहले 58%, 58 लोग गरीब थे, अब 33 हुए। यानी गरीबों की संख्या जो कम होती जा रही है। और आज भी आपको देखने को मिलेगा गरीबों की संख्या जो है कम होती जा रही है। लेकिन अगर अपने दूसरे रूप में देखें तो भूखमरी भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है। गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और गरीब अमीर होते जा रहे हैं। इस प्रकार से भी तो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद जो आपको याद रखना है वो याद रखना क्या, इसके बाद जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि बी एम दांडेकर और एन रथ सॉरी, बी एम दांडेकर और एम रथ ने 1971 में एक बात बताई, क्या, कि हम कैलोरी के आधार पे, अच्छा कैलोरी में एक बात थी, मैं पिछली क्लास में कैलोरी यहाँ लिख दियो। देखो क्या होता है, अब ऐसे नहीं है कैलोरी लिखना नहीं आता। अब अब ये ना, यहाँ क्लास रिकॉर्ड करते हैं ना, इसका एक ये मानो कि दबाव होता है यहाँ का। गुरु जी क्या दबाव है, ये मैं महसूस कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते। आप वहां पढ़ रहे हो टेबल पे बैठ के, आप नहीं कर सकते। कि ये जो है लगभग 12 बाई 12 का कमरा है
इसमें ये कैमरा लगा हुआ है, एक मैं हूं, और इस कमरे में अब कोई भी नहीं है, कोई भी। अब मैं अकेला बोल रहा हूँ, सोचो मैं ये चीज महसूस कर रहा हूँ कि आप सामने बैठे हो, और आपको कोई अध्यापक बताएगा नहीं ये बात। मैं थाने एक बात हूँ, मास्टर जब पढ़ा रहा होता ना, तो हमेशा उसके दिमाग में एक बात आगे चलती है कि अगली लाइन में मुझे क्या लिखना है। अब वो अगले का सोच रहा होता है ना, तब उसको पता था कैलोरी लिखना है, तो वो थोड़ा ये भूल जाता है कि कैलोरी जो है वो मेरे को किस प्रकार से यहाँ लिखना है। अब देखो, आपको याद है मैं पहली क्लास निर्धनता लिखी, तो निर्धनता में मैंने इस प्रकार से लिख दिया। वैसे नहीं है कि निर्धनता लिखना नहीं आता है, निर्धनता हम लिख सकते हैं तो इस प्रकार से। लेकिन कई बार क्या होता है, बात करते करते अब निर्धनता लिखूंगा तो फिर वो थोड़ा ऐसा हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये दूसरी बात है, एक हिंदी क्लास भी नहीं है ये कि सर आप ऐसे लिख रहे हो ना, कैलोरी समझ में आ रही है, ऊर्जा है ना। चलो ये कैलोरी तो आप मन लग अलग समझ गए होंगे, तो मैं समझ आता हूँ, इसके लिए आप सभी प्यारे साथियों से माफ कर दिया करो यार, ठीक है। चलो, डॉक्टर वाई के अलग समिति जो है 1977 में अपनी रिपोर्ट पेश करती है, ये कैलोरी के आधार पर बताती है क्या। पहले तो अपने ऊपर वाली बताएं, इसने न्यूनतम कैलोरी, इसने न्यूनतम कैलोरी की जो मात्रा का आधार माना है वो 2250, यानी एक दिन में अगर कोई व्यक्ति इतनी कैलोरी प्राप्त कर रहा है तो वो ठीक है। अगर इससे कम कैलोरी प्राप्त कर रहा है, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, तो वो गरीब है। ये बात बीएम दांडेकर ने यानी कैलोरी के आधार पे गरीब को निर्धारण किया। अब देखो कैसे, यहां गरीबी का जो निर्धारण हो रहा है वो आय से हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, और यहां पर जो गरीबी का निर्धारण हो रहा है वो कैलोरी के हिसाब से हो रहा है। यानी इसको आधार, यानी अगर ये एक रेखा मान ली कि इतनी कैलोरी तो एक दिन में लेगा ही लेगा इंसान, अब इससे कम ले रहा है तो वो गरीब माना जाएगा। फिर डॉक्टर वाई की अलग समिति 1977 में अपनी रिपोर्ट 1979 में सौंपती है, प्रस्तुत करती है। इसने उसमें गांव और शहर एक ही है, इसमें गांव और शहर को अलग कर दिया। इसमें कहा, हाँ, इसमें कहा कि ग्रामीण जो है, ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यक्ति है तो उसको 2400 कैलोरी प्रतिदिन जो है वो लेनी आवश्यक है, और शहर में जो रह रहा है उसको 2100 कैलोरी, ठीक है। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये मान के चलना, अगर इससे कम कोई कैलोरी प्राप्त कर रहा है गांव में या शहर में, तो ये मान के चलो कि वह गरीब है। वो क्या है, गरीब है। लकड़वाला समिति की बात करें, लकड़ावाला कौन सी समिति है भाई, लकड़ावाला। लकड़ावाला समिति याद रखना इंपॉर्टेंट है, अपने आंकड़े कब सौंपती है, 1993 में। और इसने 1993 में जब आंकड़े सौंपे तो इसने कहा कि 15 राज्यों में ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए अलग अलग गरीबी रेखा का निर्धारण किया। तो वो समिति कौन सी थी, इसने अलग राज्यों के लिए अलग अलग गरीबी रेखा जो बनाई, क्योंकि इसने कहा कि अलग अलग स्टेट है, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, सब में अलग प्रकार के गरीब पाए जाते हैं। इसलिए इसने 15 राज्यों में गरीब एवं शहरी गरीबी के लिए अलग अलग गरीबी रेखा का जो है वो क्या कर दिया, निर्धारण कर दिया। सभी प्यारे साथी बोलो, इतनी बात समझ में आई? जी सर। आगे आगे अगर हम बात करते हैं तो अब जो गरीबी है, अब आंकड़े में इसके बाद कराऊंगा आपको सारे। आप जो गरीबी देख पा रहे हो, इस गरीबी के दुष्परिणाम क्या है, आप जो गरीबी देख पा रहे हो, इस गरीबी के दुष्परिणाम जो है वो क्या देखने को मिलते हैं, गरीबी के दुष्परिणाम। तो अगर मेरे भाई अपन बात करते हैं गरीबी के दुष्परिणामों की, तो गरीबी के दुष्परिणाम जो है वो बाल श्रम में वृद्धि, किसमें वृद्धि, बाल श्रम में वृद्धि। इसके अलावा गरीब परिवार अपने बच्चों को पढ़ाने की बजाय मजदूरी पर लगा देते हैं ताकि घर खर्चा चल सके। तो बाल श्रम, क्योंकि अब बेचारा हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है ना, तो इस कारण भी आपको गरीबी की समस्या देखने को मिलेगी, बाल श्रम में वृद्धि। गरीब परिवार अफोर्ड नहीं कर पाता, उनके बच्चे भी बहुत ज्यादा होते हैं, और ये इसका कारण है शिक्षा न होना, है ना। तो बच्चे पैदा करते जाते हैं, अब उनको पालन पोषण भी करना है, उसको पोषक तत्व भी खिलाने हैं, अब कहाँ से वो काजू बादाम खिला देंगे उनको, है या नहीं है। तो ये बात कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। अपराध में वृद्धि होगी, जैसे जब लोगों में मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं होगी तो वे चोरी करेंगे, लूट करेंगे, हिंसा और जैसे अपराध की ओर बढ़ सकते हैं। ये बात याद रखना, जब हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेंगे तो हमारा दिमाग उल्टा चलेगा। अब काम तो हो नहीं रहा है तो दिमाग उल्टा चलेगा, और वो क्या करेगा, गलत रास्तों पर उतर जाएगा। गलत रास्तों की बात करें तो चोरी करने लग जाएगा, लूट करने लग जाएगा। अच्छा, उनके पास शिक्षा भी अच्छी नहीं मिलती है तो फिर ऐसा श्योर है करना, काम मिलेगा नहीं अच्छा,
और फिर वो इस प्रकार का ही काम करेंगे। फिर ये नशे वगैरह में भी लग जाते हैं। अब नशे में लग गया जो व्यक्ति, अब वो अगर मजदूरी कर रहा है तो ये मान के चलना कि मजदूरी में 500-600 रुपये बढ़ेंगे, वो उसके नशे में जाएंगे तो परिवार भी चलाना है। उस प्रकार के वो गलत तरीकों, गलत रास्तों को अपना लेता है। उत्पादन के संसाधनों पर अत्यधिक दबाव बढ़ेगा। गरीबी के कारण सीमित संसाधन जैसे जमीन, जंगल और पानी पर अधिक बोझ बढ़ेगा। जैसे अगर अपने बात करें तो जमीन भी बढ़े, जब गरीबी बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो जमीन पर प्रभाव पड़ेगा। जमीन जैसे खेती योग्य भूमि पर भी लोग रहने लग जाएंगे, जंगल कट जाएंगे, पानी पानी तो उतना ही है ना, फिर पी लेंगे लोग, ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा पानी वेस्ट करेंगे, तो वो चीज है। ये तीन तो यहाँ पर याद रखना। और यहाँ पर मैंने यहाँ लिख रखा है, हर साल आने वाली बाढ़ हो गई, ये भी एक गरीबी का कारण है, गरीब कर देती है भाई। कृषि क्षेत्र में युवाओं की रुचि नहीं है, रोजगार की भारी कमी है, सब रोजगार में युवाओं की भागीदारी बहुत कम है, प्रतिभाशाली युवाओं का हर साल पलायन करना, यानी जो प्रतिभाशाली है वो एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जा रहे हैं, बेहतर औद्योगिक नीति की कमी है अपने। तो ये सारी चीजें देखी जाती है जो गरीबी का कारण बनती है, ये भी याद रखना। याद तो क्या रखनी है इनको, एग्जाम में सीधा ऐसे थोड़ी प्रश्न बनेगा, बस अपने एक दिमाग में चलना चाहिए गरीबी के क्या क्या कारण है, जब हम ज्यादा सोच सकें, बस वही बात होती है। इनको लिखना है, लिखो तो तुम्हारी मर्जी है, ना लिखो तो एक एक लाइन में लिख लो सीधा, निम्न जीवन स्तर है ना, समावेशी विकास में बाधा, तो ऐसे ही इसको एक एक लाइन में लिखे खत्म कर सकते हो। अब अगर हम आगे बात करें तो 4 नंबर पॉइंट है निम्न जीवन स्तर। गरीब लोगों के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता जैसी सुविधाएं नहीं होती हैं, जीवन का स्तर भी बहुत नीचे रह जाता है। तो बेचारे किसी का शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, पोषण अच्छा नहीं मिल रहा है, स्वच्छता नहीं है उनके पास, तो जीवन का स्तर ऑटोमेटिक नीचे जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। अब देखो, एक पानी पीता है स्वच्छ बढ़िया, अब यहाँ कितने, ये कितना बड़ा नाला है, इसमें कितने आसपास मच्छर हैं, कीटाणु हैं, ठीक है, इसके बेचारे पाँव में चप्पल भी नहीं है, हैं, और ये आपको इसमें शरीर में इतनी हड्डियां दिख रही है कि आप गिन सकते हो, इसका मतलब है ये कुपोषण का शिकार भी है। सबसे बड़ी बात है इनकी ये बस्तियां, अब ये इस बस्तियों में निवास कर रहे हैं और यहाँ पर, यहाँ खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, तो कितने कीटाणुओं को जो है, यहाँ कितने कीटाणुओं का जन्म होता है और कितने कीटाणु जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, मिलते हैं नहीं मिलते, बिल्कुल मिलते हैं। तो यह भी अगर हम देखा, ये भी देखें तो ये भी एक कारण देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर अपने बात करें समावेशी विकास में बाधा, जब बड़ी आबादी गरीबी में जीती है तो पूरे समाज और देश का संतुलित विकास रुक जाता है, बिल्कुल रुक जाता है भाई। ये बात याद रखना, इंक्लूसिव जो यहाँ पर आपको सब देखने को मिल रहा है वो समावेशी विकास में बादल आता है। एक गरीबी होगी, अब मान लो देश विकास कर रहा है, बढ़िया कर रहा है कर रहा है, अब गरीबी आ गई बहुत भयंकर तरीके से, तो अब गरीबों की ओर भी देखना पड़ेगा, बेचारे ये भूखे मर जाएंगे फिर। प्लस अब ये वो लोग हैं जो तकनीकी औद्योगिक क्षेत्र में अच्छा काम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेचारों को शिक्षा नहीं मिली अच्छी, इनका क्या कसूर है या नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं विकास में बाधा डालेंगे। ठीक है, चलिए, गरीबी को दूर करने के उपाय क्या क्या है, हाँ ये बात आप समझो, इस पे अगर हम काम करेंगे मेरे भाई तो जरूर गरीबी को दूर कर सकते हैं अपने। गुरु जी के कारण है, देखो ये टॉपिक आपको इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि आप जब अध्यापक बनो और आप स्कूल में जाओ, और देखो अब सरकारी स्कूल में जो पढ़ रहा है बेचारा बच्चा, उसकी कोई मजबूरी रही होगी, तभी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, तो आप उसको इस क्षेत्र पे अच्छी बातें बता सको और आप भी इस क्षेत्र में अच्छा काम कर सको, तब ये टॉपिक लगाए जाते हैं हमारे एग्जाम में, ताकि हम एक बेहतर समाज का जो निर्माण है वो कर सकें। गरीब गरीबी दूर करने के उपाय में बात करें तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करो, सारों पहली बात, हमारे दो वाला तरीका अपनाओ आप। आबादी जितनी ज्यादा होगी संसाधनों में उतने कमी पड़ेगी, और परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण जो है वो आपको जरूरी देखने को मिलेगी। पहली बात क्या करना है, जनसंख्या पर कंट्रोल करना है। अब सरकारी नौकरी लगते हैं तो उसमें तो सीधे बताते हैं, या कोई राजनेता वगैरह बनता है उसमें सीधे हमारे दो वाला चलेगा, अगर तीन हो गए तो आप ना तो सरकारी नौकरी में जाओगे ना ही आप दे बात को। रोजगार के अवसर बढ़ाना, रोजगार का अवसर बढ़ाओ, जैसे लोगों को नौकरी और सब रोजगार के मौके मिले तो गरीबी घटेगी। लोगों को रोजगार मिल जाएगा तो अब सोच के देखो, बेचारा एक व्यक्ति है उसको अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा है और वो घर पे बैठा है,
घर पे बैठा है तो घर वाले भी परेशान हो जाएंगे, एक टाइम बाद कहेंगे भाई तू काम नहीं कर रहा है, बेरोजगार है, बैठा है ना। और फिर बेचारा वो करे क्या, वो काम नहीं मिल रहा है ढंग का। तो ये सब चीजें हैं। अगर हमारे यहाँ इस क्षेत्र में, भारत में औद्योगिक क्षेत्र ज्यादा हो जाए, उद्योग ऐसा सेक्टर है जो मैंने आपको बताया भी था कि जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है। अगर औद्योगिक क्षेत्र में हम बड़ा खेलेंगे तो रोजगार लोगों को ज्यादा दे पाएंगे, कोई चीज है। तो फिर ऐसी नीतियां लाओ जो औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दे, है ना। हाँ, आर्थिक विकास और सबकी भागीदारी। देखो, आर्थिक नीतियां सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, गरीबों के लिए भी काम करे। और ये रियल बात है, हम देखने को मिलती है आर्थिक जो नीतियां उसका अमीर लोग तो फायदा उठा जाते हैं, और मिलना चाहिए गरीबों को, उनको मिल नहीं पाता बेचारों को। अगर अमीरों को फायदा ना मिले तो भी चल जाएगा, लेकिन अमीर पढ़े लिखे होते हैं इसलिए वो फायदा ले जाते हैं, गरीब बेचारे जो है वो फायदा नहीं ले पाते। कृषि क्षेत्र का विकास करो। भारत की एक बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है ना। खेती को आधुनिक और लाभकारी बनाना होगा। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात है आधुनिक। कृषि का आधुनिकरण हमें करना पड़ेगा, है ना। आधुनिक ढंग से देखे, आदि मानव काल से जो लोग कृषि करते थे, जैसे झूमिंग खेती वगैरह की बात करें, पेड़ों को काट कर जलाकर खेती करना, वो चीजें खत्म करनी पड़ेंगी। आधुनिक ढंग से फसल चक्र को अपनाओ। इस प्रकार से अगर हम खेती करते हैं तो हम मामला बढ़िया कर जाएंगे भाई। आगे आगे बात करें तो व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा की ओर काम करो। पढ़ाई सिर्फ डिग्री तक सीमित न हो, बल्कि काम सिखाने वाली हो। वेरी इंपॉर्टेंट है। कौशल पे काम करो, स्किल पे काम करो। ये बात मैं आपको भी बताता हूँ और कहता भी हूँ मेरे भाई। आज मैं कह रहा हूँ आपको, आपके माता पिता कह रहे हैं, कोई नहीं कहेगा आपको कि ऐसे काम करो। आप अगर जीवन में कुछ करना है अपना, देखो कोई बड़ी बात नहीं है गरीब पैदा होना, गरीब मरना बड़ी बात हो जाएगी आपके लिए, है ना। तो ये बात है कि आप चाहते हो कि माता पिता ने गरीबी के दिन निकाले हैं, हमें इतना बड़ा किया है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उनके लिए जो है वो बहुत अच्छा करो, बहुत बेहतर करो। ठीक है। नए उद्योग और तकनीकी परिवर्तन। उत्पाद में नई तकनीकी अपनाई जाए ताकि ज्यादा उत्पाद हो और ज्यादा रोजगार हो। नई तकनीकी उत्पाद ज्यादा होने लगे, विदेशों से जब माल यहाँ ज्यादा लोग मंगाने लगे तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो हमें अब मजदूर ज्यादा चाहिए होंगी भाई, फटाफट काम करके देना है। तो वो चीज है मेरे भाई। तो ऐसे नए उद्योगों और तकनीकी के परिवर्तन लाओ। बचत और पूंजी का निर्माण करो। जितनी ज्यादा बचत होगी उतना ही निवेश और विकास संभव होगा। बचत करो जितनी हो सके। खुला आता हूँ थोड़ा सो रुपया ना बरतो, जब कमाने लग जाओ तब बरतना खूब। ठीक है, थोड़ा सा बचत करो। आय का समान वितरण। अमीर गरीब की खाई कम करनी होगी ताकि सबको बराबरी और बराबरी की अवसर मिले, है ना। ये जो अमीर गरीब की रेखा बनाई गई है इसको कम करो। जो हमने वो वक्र पढ़े थे ना, अगर वक्र कम बराबर हो जाएंगे तो आय का जैसे आय वगैरह होती है उसका समान वितरण करो। अब जो ढंग का है अमीर वे घर से है उसको तो आय देंगे खूब, गरीब घर का बेचारा काम कर रहा है उसको आय कम देंगे क्योंकि वो बोल नहीं सकता। ऐसे नहीं होना चाहिए। आगे, कर व्यवस्था में सुधार करो। टैक्स सिस्टम पारदर्शी और न्यायपूर्ण हो। पारदर्शिता उसमें दिखनी चाहिए। पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दो। आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े इलाकों का विकास प्राथमिकता पर हो। यानी विकास तो हो सारे समाज का या सारे क्षेत्र का, लेकिन प्राथमिकता किनको दो, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, पिछड़ा क्षेत्र जो है उनको पहले प्राथमिकता दो, पहले वहां विकास करो, बाद में दूसरे क्षेत्र में। अब जो डेवलपमेंट है जैसे दिल्ली जयपुर की बात करें, वो विकसित आ गई, मतलब विकसित का मतलब वो बढ़िया चल रहे हैं, अब उन पे पैसा लगाने का मतलब क्या है। जो पिछड़े वर्ग, जो पिछड़े इलाके हैं आप वहां लगा के उनको आगे लेके आओ, आया नहीं है। लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दो, यानी छोटे उद्योगों को बढ़ावा दो ताकि गांव गांव में छोटे उद्योग लगे, ताकि लोग स्थानीय स्तर पर रोजगार पाएं। प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस। राशन जरूरी चीजें सही दामों पर गरीबों तक पहुंचाओ। अब पेट्रोल देख लो आप या नहीं, कहाँ से बेचारा गरीब बाइक ले ले, मान लो वो बाइक भी ले लेगा हिम्मत करके, है ना। सपना होता ही है सभी का मेरे पास भी व्हीकल होना चाहिए। अरे उनकी जीवन तो साइकिल पे भी मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं। साइकिल पे अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, बाजार से कोई सामान लाना है तो साइकिल पे अपनी बीबी को पीछे साइकिल पे बिठाकर सामान लाना, कितनी बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात होती है मेरे भाई, बहुत बड़ी बात होती है ना। सरकारी योजनाओं व कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन के बनी योजनाओं का सही और ईमानदारी क्रियान्वयन होना चाहिए। अब सरकार पैसा देती है गरीबों के लिए, वो ये लोग खा जाते हैं और यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता है ना। और कई लोगों को तो बेचारों को पता ही नहीं पता कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। आप खुद देखो कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं सरकार की गरीबों के लिए, आपको पता लग रहा है नहीं, तो वो चीज़ होती है। 13 नंबर बात आपको ये याद कर लेनी है।
और इसके बाद कुछ योजनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। भारत में प्रधानमंत्री रोजगार योजना, एक इस योजना की जो शुरुआत है 1993 में हुई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए सब रोजगार अवसर सृजित करना है। लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने के लिए जो है ये योजना लाई गई। आप सीधा सीधा प्रश्न याद रखना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 3 ही अक्षर में और 93 में आ योजना की ये शुरू हो जाए। और ग्रामीण रोजगार सृजन योजना ई में कितना अक्षर है गुरुजी? 4 है, लेकिन 5 याद रखना। गांव का नाम है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995। ये आरंभ कब होता है? 1995 में। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में सब रोजगार के अवसर को क्या करना? सृजित करना। ठीक है ना जी सर। इसके बाद आपको जो याद रखना है वो याद रखना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। 1999 में योजना आरंभ हुई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन हाँ इस स्वर्ण जयंती ग्राम स्वर्ण में 99 याद रखना है। देखो ग्रामीण में 5 याद रखना है, 95 और उसमें 3 अक्षर थे। इसमें 99, स्वर्ण में 9, स्वर्ण है न में 9। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूह में संगठित कर बैंकों को ऋण और सरकारी योजनाओं द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर उठाना। गरीबी रेखा से क्या उनको ऋण वगैरह दुआ के कैसे ना कैसे करके ऊपर उठाना। प्रधानमंत्री नाम से कोई भी योजना है कि 2000 कर देना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आयुष या ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करनी होगी। तो राज्यों को अलग से केंद्र वाले सहायता देंगे कि आप जो है इस क्षेत्र में काम करो, इस प्रकार से जो है वो काम करो। तो ये आपको इतनी बातें याद रख लेनी है। रख लोगे जी सर। इसके बाद आपको याद रखना है प्रधानमंत्री रोजगार पढ़ ली 1993 और ग्रामीण रोजगार यही पढ़ ली 1995। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद जो आपको याद रखना है भारत में जो है वो अपने अंतरराष्ट्रीय निर्धनता रेखा के बारे में जानेंगे। बिल्कुल भाई, शायद मैंने बता दी थी अंतरराष्ट्रीय निर्धनता रेखा, सर नहीं बताई। चलो कोई बात नहीं है, अब आप हेडिंग लगाओ। आगे इसके बाद क्या लिखोगे आप कि गरीब व्यक्ति कौन माना जाएगा? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बता रहा हूं मैं, अंतरराष्ट्रीय निर्धनता रेखा यानी वैश्विक स्तर पर बता रहा हूं कि कौन गरीब होगा। तो एक आया एक जो आंकड़ा है वो विश्व बैंक द्वारा दिया जाता है, विश्व बैंक के द्वारा दिया जाता है। और एक जो आंकड़ा है मेरे भाई वो एशियन बैंक के द्वारा। ये दोनों आंकड़े देते हैं। अगर मैं आपको बात बताऊं मेरे दोस्त, अगर मैं आपको बात बताऊं, विश्व बैंक ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, क्लास एकदम सही चल रही है ना रे भाई? हाँ ठीक है। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन इसको उल्टा कर दो, ये क्या है? डॉलर। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन इससे कम खर्च कर रहा है, इससे कम खर्च कर रहा है, विश्व बैंक तो कह रहा है कि पूरे विश्व में अगर कोई व्यक्ति 2.15 डॉलर से, है ना, डॉलर से कम खर्च कर रहा है तो वो गरीब है। खर्च कर रहा है तो वह व्यक्ति क्या है? अंतरराष्ट्रीय गरीब है। एशियन बैंक कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 1.51 डॉलर प्रतिदिन से कम खर्च कर रहा है तो वो व्यक्ति क्या है? वो व्यक्ति गरीब है। वो व्यक्ति क्या है भाई? गरीब है। तो ये होगी अंतरराष्ट्रीय निर्धनता रेखा। ठीक है, सही, ये बात समझ में आ गई। अब मैं बता रहा हूं आपको एमपीआई के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है। अब इसके बाद लिखोगे बहुआयामी गरीबी सूचकांक।
बहुआयामी गरीबी सूचकांक का मतलब होता है एमपीआई, जो हम पढ़ते आ रहे हैं अभी। अब इसके नवीन आंकड़ों की बात करें, इन सूचकांकों के नवीन आंकड़ों की अगर हम बात करें तो याद रखना 2010 के अंदर हमें ये देखने को मिला कि ये काम करने के लिए आया। और इसने कितने संकेत दिए? 10 संकेत दिए। 10 संकेत मैंने बता दिए वो कौन कौन से दिए। ये जो रिपोर्ट आती है ना, वो 3 लोगों द्वारा रिपोर्ट सौंपी जाती है, जिसमें सबसे पहला नाम रखना है यूएनडीपी। यूएनडीपी एक नाम आपको याद रखना है ये। दूसरा नाम आप जो है याद करोगे, वो याद करोगे ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी व ह्यूमन। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी। नंबर 3 पे आएगा ह्यूमन इंडेक्स के बारे में, है ना, तो याद रखना ह्यूमन डेवलपमेंट। इनिसिस्ट, इसको इसके बाद याद रखोगे आप इनिसिस्टिव। ये तीन जो है, ये तीन, इन तीनों द्वारा जो है रिपोर्ट सौंपी जाती है। हाँ, इन तीनों द्वारा जो है 2010 में, 2010 में ये याद रखना, तीनों द्वारा 2010 में प्रथम बार 10 संकेतक के आधार पर, अब तो नीति आयोग कर रहा है काम इसको लेकर, हाँ गुरुजी, 10 संकेतक के आधार पर रिपोर्ट सौंपी। कितने संकेतक के आधार पे? 10। कौन? यूएनडीपी, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इनिशिएटिव, है ना, इसके द्वारा 2010 में 10 संकेतक के आधार पर जो इन्होंने क्या सौंपी? रिपोर्ट सौंपी। जी गुरुजी, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसने जो रिपोर्ट सौंपी, फिर धीरे धीरे ये जो रिपोर्ट है वो आगे काम करती गई। 2024 में ये रिपोर्ट क्या बात बोलती है? कौन सी? एमपीआई की बहुआयामी जो ये रिपोर्ट है, या एमपीआई रिपोर्ट 2024। एक तो प्रश्न याद रखना, इसने इसका जो वाक्य है, इसका जो नारा है, वो क्या दिया गया 2024 में? तो वो था संघर्ष के बीच गरीबी। संघर्ष के बीच गरीबी, ये इन्होंने जो है वो नारा दिया या वाक्य दिया। इसके अंदर टोटल ये एमपीआई रिपोर्ट में 112 देशों को शामिल किया, देशों को शामिल किया। इन देशों की जो है 112 देशों की इन्होंने क्या की भाई? रिपोर्ट की तैयार। और इन इन 112 देशों में बताया कि कौन से अच्छे देश हैं, अच्छे मतलब जो गरीब नहीं है, जो उस स्तर पर पहुंच चुके हैं, और कौन जो देश हैं जो निम्न स्तर पर है ना। तो वो रिपोर्ट जो है इन्होंने सौंपी। इन्होंने इस 12 देशों में ये बात बोली कि 6.3 बिलियन गरीब हैं। कितने बिलियन गरीब है? 6.3 बिलियन गरीब है। और इसमें से 6.3 में से 1.1 गरीब जो है, 1.1 बिलियन गरीब, वो गंभीर गरीब है। कैसे गरीब है? गंभीर स्थिति के अंदर जो है वो आपको गरीब देखने को मिलेंगे। जी सर। इसके बाद अगर मैं आपको बात बताऊं तो आप याद रखोगे, एमपीआई की रिपोर्ट ये याद कर लेना,
इसी एमपीआई की रिपोर्ट 112 देशों में से इसने किस प्रकार से देशों को बांटा? इन्होंने कहा कि 4, 40, 47, 21, 4, 4, 40, 47, 21, इनको जोड़ेंगे तो 112 देश होंगे। 4 देश को अलग बताया, 40 देश का जो मामला है वो अलग बताया, 47 देश, और फिर इन्होंने जो बाद में बताया वो 21 देश। इन्होंने कहा ये जो देश है 4, ये उच्च आय वाले देश हैं, उच्च आय वाले देश। उच्च आय वाले देशों की संख्या कितनी बताई? 4। 21 जो देश हैं वो निम्न आय वाले, निम्न आय वाले देश। अब याद रखना, जो उच्च है उच्च के पास उच्च लिख देना, जो निम्न है निम्न के पास, पहले एक क्रम में रखना, 4, 40, 47, 21, 4, 40, 47, 21 बोलना, 4, 40, 47, 21, 4, 40, 47, 21 बोलो मेरे भाई, 4, 40, 47, 21, 4, 40, 47, 21। 4 देश उच्च आय वाले हैं, 40 देश उच्च मध्यम आय वाले, उच्च तो है लेकिन उच्च से थोड़े नीचे है, उच्च मध्यम आय वाले देश। और 47 जो देश हैं वो निम्न मध्यम आय वाले देश। तो बहुत ही कम देश हैं जिनकी उच्च आय है, उनकी संख्या कितनी है? 4। निम्न आय वाले 21, और बाकी ये बीच की सीमा में 2 आगे। 40 देश उच्च मध्यम आय वाले हैं, और 47 देश जो निम्न मध्यम आय वाले यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। फटाक से जल्दी ये आप याद कर लीजिएगा बात को, ठीक है? जल्दी करो। लिख लिया? अब देखो, गरीबी संख्या में अगर बात करें तो भारत का नाम पूरे विश्व में 5वें नंबर पे आता है। हाँ? गरीबी, गरीबों की संख्या में भारत विश्व में 5वां जो स्थान है वो रखता है। कौन सा स्थान रखता है? 5वां। तो सर आप ये बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। चौथा तो पाकिस्तान, ऐसे 4 ऐसे लिखते हैं ना, 4 पे याद रखना पाकिस्तान है, 4 पे पाकिस्तान याद हो गया। और 5वें पे कौन है? भारत। 3 तो, 2 तो याद हो ही गए, अब ऊपर वाले याद करने 3। कांगो रिपब्लिकेशन याद रखना नंबर 1 पे। 2 पे याद रखोगे नाइजीरिया, जी हाँ। 3 पे इथोपिया, बिल्कुल। नाइजीरिया, और 3 पे क्या हो जाएगा? इथोपिया। करो याद। कांगो रिपब्लिकेशन, नाइजीरिया और इथोपिया, पाकिस्तान और भारत। आप कहोगे गुरुजी आप ये नीचे क्या देखते हो? ये दो थोड़े आंकड़े लिखे होते हैं, यहां पर आपको देखकर जो मैं बता देता हूँ आंकड़े। दूसरी बात ये है कि सर आप सीधा ही नहीं पढ़ा सकते क्या? देखो मैं आपको बताऊं, मैं ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ। और ऑफलाइन सुबह आपको पता ही है 9 बजे से पढ़ा लेते हैं। अब पूरे दिन भर में ना, अब जैसे मैं कोचिंग में इंस्टीट्यूट बात करें, ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, कहीं जगह राजस्थान की चल रही है, कहीं जगह भारत की चल रही है, कहीं जगह भी सब की चल रही है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि कई बार क्लास में भी 1-2 पॉइंट गलत हो जाते हैं। क्योंकि सोच देखो, अब आप मैं फिर वही बात कहूंगा कि आप उस कुर्सी पे बैठे नहीं समझ सकते हो। अब राजस्थान में मान लो मैं वन पढ़ा रहा हूँ कहीं, और कहीं विषय में महासागर जल धाराएं पढ़ा रहा हूँ, और कहीं अगर अपने बात करें तो मान के चलो भारत के अंदर मैं जलवायु पढ़ा रहा हूँ। 3 टॉपिक ही ये है, और फिर अब इकोनॉमिक्स पढ़ानी होती है, फिर इसके आंकड़े तैयार करने,
है ना। अब नए आंकड़े आए हैं तो नए आंकड़े ताजा ताजा तैयार करके ताजा ताजा पढ़ाना, तब थोड़ा सा इसको यहाँ सहायता लेनी पड़ती है लिखे हुए। ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। ठीक है, कभी ऐसा मानना ही मत गुरुजी देख के पढ़ाते, अपने क्या है सिलेबस हो रहा है बढ़िया, और अगर मैं मान लो चाहे देख के पढ़ा रहा हूँ कैसे भी है, मैं आपको कोर्स करा रहा हूँ, सोचो कि अगर मैं ना पढ़ाता तो क्या गुरुजी, फिर हम कहीं और से आप करते कोर्स लेते, फिर है या नहीं है। तो वही बात है कि थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो, है ना। एक कमेंट आप हाथों हाथ कर देते हो जो ही आपको होता है, ले गुरुजी तो देख के पढ़ा हुआ है। आसान नहीं है मेरे भाई पढ़ाना, और कितने आंकड़े होते हैं इन चीज़ों को याद करना, टाइम लगता है। अगर मैं आपको कहूँ ना कि कल आपका टेस्ट है और 4 टॉपिक देता हूँ मैं आपको, और अदर अदर सब्जेक्ट के जैसे राजस्थान, भारत और विश्व, फिर मैं इकोनॉमिक्स का दे दूँ, आप मान के चलना मैं आपको 20% दूंगा, 10 भी सही नहीं होंगे आपसे। वो भी बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ पर्सन की, ऑब्जेक्टिव की। कल करना है, क्योंकि अगर मैं 2-3 दिन का टाइम दूंगा तो चलो फिर भी आप कर दोगे अच्छे से ही। कल ही टेस्ट लेना है 4 सब्जेक्ट के, आपको मैं अलग अलग विषय को बता दिए मैंने, तो दिक्कत आ जाएगी, फिर उसको आपको समझना, नए आंकड़े बनाओगे। अच्छा, आपके पास स्रोत यही है कि आप खुद ही तैयार करोगे टॉपिकों को, ठीक है। तो वो बात है, टाइम लगता है। दूसरी बात होती है फिर पढ़ाना चीजों को। एक चलो खुद ही याद करनी है तो चलो याद है, ये 5 देश है, कांगो, नाइजीरिया, इथोपिया, पाकिस्तान, भारत, याद हो गयो। अब इसको पढ़ाते टाइम एक बार देखना कि आगे पीछे तो नहीं लिख दिए हैं, इथोपिया 2 पे तो नहीं लिख दिया है, तब तो ये आंकड़े गलत ना हो, इसलिए थोड़ा सा इसकी सहायता लेते हैं थोड़ा सा। कमेंट ऐसे मत कर दिया करो भाई, गुरुजी ले ले, है ना। तो, तो आपका है ना जो भी कमेंट आता है वो प्रभावित करता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। इसलिए मेरे भाई आप थोड़ा सा हौसला दिया करो, गुरुजी बढ़िया है, सब ठीक चल रहा है। हाँ, गलतियां हो उसमें आप बताया करो, जैसे अभी कैलोरी मैंने ऐसे लिख दिया, हाँ वो मेरे को अवगत कराओ, उससे मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता। वो बेचारी एक गुड़िया कह रही थी कि गुरुजी ऐसे ऐसे, अरे मैं बिल्कुल नहीं मानता बुरा ऐसी बात का, मैं तो खुद हूँ, क्योंकि देखो इंसान गलतियों का पुतला है, और अभी जो मेरी एज है इसमें गलतियां बहुत करूंगा मुझे पता है, लेकिन गलतियों में धीरे धीरे जब मुझे बताओगे तो ही सुधार होगा मेरे में। तो आप ही हो बताने वाले, शीशा दिखाने वाले आप ही हो, वरना मेरे को कौन बताएगा गलतियां अगर मैं इस प्रकार से लिखूंगा तो। अगर मैं बीकानेर यूं लिखूंगा, है ना, तो आप बताओ गुरुजी नहीं नहीं बीकानेर में मात्रा क्या आती है बड़ी, फिर मेरी गलती सुधार होगी ये, है ना। देखो क्या होता है, एक तो होती है गलती जानबूझ के करना, एक होती है गलती हो जाए चलो कोई बात नहीं होगी। फिर क्या होता है कि मान लो अब एक बार हमने कोई गलती कर दी, और किसी ने बता दिया कि भाई ऐसा नहीं करना है, और फिर भाई हम जानबूझ के उसके बाद गलती करें, तो वो गलती का माना जाएगा। ठीक है, तो ये बात होती है मेरे भाई, थोड़ी बहुत ऐसी हो तो इग्नोर करके चला करो, लिखने लिखने में हो जाए तो है ना, खुद कर लिया करो सही, आपको पता होता ही है। देखो भारत की अगर बात करा, एक जुकाम हो रहा है ऐसी, बिल्कुल ही है मेरे तो। चलो देखो भाई, भारत में लगभग 234 मिलियन की आबादी जो है वो गरीब है, तो आंकड़ा बहुत बड़ा है ये, कम हो रहा है, सुधार देखने को मिल रहा है इस बात पर, ऐसे कोई चिंता वाली बात नहीं है। और भारत की जो बहुआयामी सूचकांक में रैंक है वो 5वीं है, 112वीं। भारत की जो रैंक है बहुआयामी सूचकांक में, वो कौन सी देखने को मिलती है, 112वीं। ये 2000 कौन सी रिपोर्ट करा रहे हो गुरुजी, 24 वाली, 24 वाली रिपोर्ट करा रहा हूँ मैं, और 24 वाली रिपोर्ट के अनुसार आपको ये बातें बता रहा हूँ, 25 वाली आई नहीं है, 24 वाली है, और 24 वाली मैंने रिपोर्ट आपको बता दी है, याद रखना, ठीक है। अब बताओ, चलें आगे। ओके। अच्छा गुरुजी, एक जो है ना वो भारत की, और बताओ राष्ट्र की, ये विश्व की बता दी, चलो फिर लिखो आप, क्या लिखना है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये 2023 वाला पढ़ना होगा मैं,
कौन सा पढ़ना होगा? 2023 पढ़ा। प्रत्येक 5 साल बाद, कितने साल बाद? 5 साल बाद सर्वेक्षण होता है इसका नीति आयोग द्वारा। तो 5 साल बाद होगा। 23 वाला पढ़ा, 5 साल बाद ही होगा, इसलिए 5 का पढ़ना है। तो क्या लिखोगे? प्रत्येक 5 वर्ष बाद ही होगा। जैसे जनगणना के 10 साल बाद होती है, 10 साल बाद ही आंकड़े आते हैं। अब हमारे एग्जाम में 23 तक आएंगे। प्रत्येक 5 वर्ष बाद सर्वेक्षण नीति आयोग द्वारा किया जाता है। नीति आयोग द्वारा किया जाता है। तो नीति आयोग द्वारा जो है इसका क्या किया जाता है? सर्वेक्षण किया जाता है। अगर राष्ट्र स्तर की हम बात करें तो एमपीआई का पहला प्रसंस्करण 2021 में प्रस्तुत किया। 2021 में प्रस्तुत किया। तो याद रखना, एमपीआई ने पहला प्रसंस्करण जो प्रस्तुतिकरण जो उसका कब किया? 2021 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, पर्सन को याद कर ले में। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में अगर हम बात करें तो प्रत्येक 5 साल बाद सर्वेक्षण होता है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। एमपीआई का प्रसंस्करण 2021 में जो है वो क्या किया गया था? जारी किया गया था। ठीक है, प्रस्तुत की जगह से लिख लो जारी किया गया था। जारी किया गया। ठीक है, ओके। चलो अब देखो मेरे भाई, अब 2021 में ये जारी हुआ। अब 2021 के आंकड़े देखने और 2015 नीति आयोग की स्थापना 15 में हुई, तो 15 को काम करना शुरू करो। तो 15 से लग जाओ। 15 का गुरु जी 15 के बाद देखो 16, 2015 16 से लेकर 2019 21 के लेंगे आंकड़े, क्योंकि बीच में एक साल कोरोना काल था। तो ये आंकड़े इस प्रकार से आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, इसके मध्य अगर हम बात करें, इतने वर्ष के मध्य, इसके मध्य 13.5 करोड़ लोग जो है, बहुत बड़ी संख्या ये, गरीब रेखा से बाहर आए हैं। गरीब रेखा से बाहर आए हैं। ये नीति आयोग ने रिपोर्ट रखी है कि 13.5 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से जो है वो क्या आए हैं? बाहर आए हैं। अगर हम बात करें सेम इसी समय के अंदर प्रतिशत की, तो प्रतिशत में भी यहां पर जो है कमी दर्ज देखने को मिली है। पहले जो प्रतिशत 24.85 था गरीबों का, अब वो कम हुआ है, और कम होकर कितना रह गया है? 14.96%। लगभग 9% के आसपास जो है, 10% के आसपास मानो गरीबी देखने को मिली है। गिरी है 9.99% जो है गरीबी में क्या देखने को मिली है? गिरावट। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि 100 में से पहले लगभग 25 लोग गरीब हुआ करते थे, और फिर ये बात है 2000, ये बात जो है वो 2015-16 की, कि 24-25 लोग गरीब थे, और 19-21 में जो है वो 14.96 हो रहेगी। इसका मतलब गिरावट हुई है। ये याद रख लेना आंकड़ा। कितनी गिरावट हुई है? 9.89% की जो है वो हमें क्या देखने को मिली है? गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, हाँ, ये बात आपको जो है वो याद रख लेनी है। ठीक है भाई, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 प्रत्येक 5 साल बाद नीति आयोग रिपोर्ट सौंप देता है। एमपीआई का प्रसंस्करण 2021 में प्रस्तुत किया गया था, और 2015-16 से 2019-21 में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। और 2015-16 प्रतिशत में बात करें तो 2015-16 में 24 लोग, और अब 14.96, लगभग 15% कम है, कमी हुई है। लगभग 10-1% की क्या देखने को मिली? गिरावट। अगर पूरा प्रतिशत याद ना होना तो मोटा मोटा याद कर लिया करो। जैसे 25%, 50 से ऊपर जाती है अगली संख्या मानी जाएगी।
इधर 15% और 10% की मोटी मोटी क्या हुई है, गिरावट हुई है। ठीक है सर, ये याद हो गया। चलो फिर आगे इतना लिखो। ठीक है, अब सर्वाधिक, लास्ट बात याद रखना, सर्वाधिक गरीब जो राज्य है वाले राज्य वो कौन से हैं, और न्यूनतम गरीबी वाले राज्य कौन से हैं। इसी रिपोर्ट में अगर हम बात देखेंगे तो सारों ज्यादा गरीब जो है वो आपको नजर आएगा बिहार। बिहार के बाद आपको नजर आएगा झारखंड। झारखंड के बाद आएगा यूपी, यूपी के बाद आएगा एमपी, यानी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश। तो ये सबसे ज्यादा गरीब आपको नजर आएंगे। और न्यूनतम गरीब यानी गरीब नहीं है वो अमीर है, तो केरल जो है ना वो आपको सबसे ज्यादा इसमें आपको आगे देखने को मिलेगा। नंबर एक केरल, इसका एक रीजन है, मैं बताता हूं क्या। नंबर दो पे हो जाएगा पांडुचेरी, और तीन पे हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कितने पे हो जाएगा, लक्षद्वीप जो है वो कितने पे हो जाएगा, तीन पे। फिर गोवा और सिक्किम। इसका क्या रीजन है सर। देखो इसका एक रीजन ये है कि बिहार की अगर बात करा तो बिहार में साक्षरता भी कम है। सबसे कम साक्षरता वाला जो राज्य है वो कौन सा है, बिहार है। और यहां का जनसंख्या घनत्व अधिक है। जनसंख्या यानी जनसंख्या घनत्व को मतलब वो 1 वर्ग किलोमीटर पे रहने वाले लोग बहुत ज्यादा है बिहार में, 1,000 से मतलब, इधर नहीं, शायद मुझे आंकड़ा याद नहीं आ रहा है, बहुत है भाई, बहुत ज्यादा है। यानी जैसे ये एक मकान है, इस एक मकान के ऐसे दो हिस्से मिलेंगे, फिर इसके इसके एक परिवार इसमें रह रहा है, एक इसमें रह रहा है, दो। इनके ऊपर भी जगह इन्होंने बेची होती है, इसके ऊपर एक फ्लोर और होता है, वो भी जगह बिकी होती है, दो। फिर इसके ऊपर और फ्लोर होते हैं, वो भी जगह बिकी होती है। इस प्रकार से यहाँ देखने को मिलते हैं। और छोटे छोटे घर बिल्कुल ही, जैसे अगर ये मेरा कमरा ना, इसमें ये पूरे लोग यहाँ पर जीवन यापन कर लेंगे, ऐसी इतनी खतरनाक गरीबी है, ऐसा जनसंख्या घनत्व है। तब तो अपने देखते हैं बिहार वाले आपको हर राज्य में मिल जाएंगे काम करने वाले, हर राज्य में छोटे से छोटे गाँव में भी आपको मिल जाएंगे गोलगप्पे की रेडी लगा रहा है कोई भी तरह। तो वहाँ यहाँ तो ये बहुत खुश हैं इस ऐसे स्थान पर। अपना तो बहुत इलाका खुला है यहाँ, इस इलाका का। वहां तो इतना जो इलाका वगैरह है वो खुला देखने को नहीं मिलता है। केरल में क्या है, केरल में देखो साक्षरता बहुत अधिक है। साक्षरता सबसे ज्यादा भारत में साक्षर राज्य है केरल। अब शिक्षा ज्यादा होगी तो भाई रोजगारों को स्किल है, उनके पास दिमाग है काम करने को, तो वो लोग गरीब कैसे रह जाएंगे, किसी हाल में नहीं रहेंगे। ये नहीं मेरे भाई, बिल्कुल सर बात सही है। इसलिए जरूरी है कि लोगों को शिक्षित किया जाए, लोगों को साक्षर बनाया जाए। लास्ट और अंतिम बात लिखकर ये टॉपिक खत्म करता हूं मैं। क्या गुरुजी, आपको याद रखना है इसके बाद स्प्रिंग की रिपोर्ट याद रखनी है। स्प्रिंग 2025 गरीबी व समानता रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट आपको मैं बता रहा हूं ये 2025 की है। अब कई बार आ जाता है ऐसा प्रश्न, कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ लेना लास्ट में। ठीक है, इतना ही पढ़ लिया, अब रही क्या गया। अब इसमें आपको याद रखना है विश्व बैंक 2025 में विश्व बैंक क्या बात बोल रहा है कि 2.15, वही बात, डॉलर 2.15 प्रति व्यक्ति। ठीक है, प्रति व्यक्ति जीवन यापन करने वाले लोगों का अनुपात भारत में, ये अनुमान इन्होंने 2023-24 का लगाया है, 24-25 में रिपोर्ट दी है। भारत में
2.3% 2.3% व्यक्ति ही रह गए हैं, व्यक्ति ही रह गए हैं। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि स्प्रिंग 2025 गरीबी व समानता की जो रिपोर्ट है उसमें विश्व बैंक ने जो $2.15 का आंकड़ा दिया था कि प्रति व्यक्ति जो है एक दिन में इतने रुपए खर्च करे, इतने नहीं कर रहा है तो वो गरीब है। तो उससे भारत बाहर आया है और भारत ने इस अनुपात में जो है वो गिरावट लाकर अब ये सिर्फ यानी 100 में से 2 लोग ही ऐसे हैं जो इतना रुपए खर्च नहीं कर पाते हैं भारत के अंदर, बाकी इतने रुपए जो है खर्च कर पाते हैं। इसका मतलब ये रिपोर्ट दे रहा है स्प्रिंग 2025। ये बात जो है वो आप याद कर लेना। बोलो, ये था अपना टॉपिक गरीबी। इसके बाद मैं एक कोशिश करूंगा बेरोजगारी और टॉपिक रहा हूं, उससे भी प्रश्न भी देखने को मिलते हैं, इससे जुड़ा हुआ टॉपिक ही है, तो वो पढ़ेंगे अपने अगली क्लास में। सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनों ने भारत में निर्धनता टॉपिक पूरा कर लिया। इसके बाद बड़े टॉपिक है नहीं, ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक था। और अच्छा, मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा और अच्छे नोट्स बनाए हैं आपने, ठीक है मेरे भाई। चलिए मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।